रखिएगा कि हम लोग इससे पहले जो है यूक्रेन से पहले तक, इस टॉपिक से पहले तक दिसंबर के पार्ट 1 करके हम लोग पढ़ चुके हैं, कि नहीं। और जो भी लोग अगर नहीं देखे होंगे, हमको पता है कि नहीं देखे होंगे, ठीक है साहब, तो प्रयास करिएगा, क्योंकि ये दिसंबर का जो महीना है इसका करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अभी के लिए ही नहीं, बाकी जो भी एग्ज़ाम होगा, चाहे दरोगा का हो या फिर क्या कहते हैं आपका बीपीएससी का हो, एकदम दिसंबर महीना से सवाल छपना है, क्योंकि दिसंबर महीना का जो करंट है बहुत ही वीवीआई है। चाहे वो पुरस्कार जैसे नोबेल पुरस्कार वगैरह हो गया उसको लेकर के, या फिर कोई क्षेत्र कोई दूसरा देश ले लिया उसके वजह से, या फिर कोई रिपोर्ट ऐसा जारी हुआ उसके वजह से, तो इस लेकर के दिसंबर का करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। इसी वजह से साहब जो नहीं देखे होंगे या नहीं पढ़े हैं वो थोड़ा सा देख लीजिएगा, ताकि वहाँ से चीज़ें आपका कवर हो जाए। चलिए, तो हम लोगों का अगला है कि यूक्रेन के 4 क्षेत्र। आपको सबको पता है कि यूक्रेन और रूस के बीच कई महीनों से ये लड़ाई चल रही है कि नहीं। ये फरवरी से ही स्टार्ट हुआ है और अभी तक चल ही रहा है दोनों देशों के बीच लड़ाई, ठीक है। और इस लड़ाई का मुख्य जड़ जो है ये था कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई का, कि यूक्रेन ने नाटो देश की सदस्यता के लिए अप्लाई किया था, और रूस का कहना था कि अगर नाटो जो है एक संस्था है जिसमें 30 यूरोपीय देश शामिल है, वो आगे बताएंगे नाटो क्या है इसी महीना में, ठीक है साहब। तो क्योंकि नाटो में जो सदस्यता ग्रहण कर लेता है तो उसके ज़मीन पर, उससे रक्षा संबंधित चीज़ों पर, या उसके क्या कहते हैं आंतरिक मामला में जब कोई तीसरा देश दखल करता है तो पूरे नाटो का देश एकजुट होकर के उसके सपोर्ट में रहता है। यदि नाटो के देश पर कोई आक्रमण करता है तो पूरा नाटो का देश मिलकर के उस देश पर आक्रमण करता है, मतलब अपनी सेना भेजता है। मतलब एक तरह से समझिए कि कंबाइंड सेना बनाई जाती है नाटो की। सारे देश मिलकर के, नाटो की जो 30 देश है नाटो के सदस्य, ये सारे मिलकर के कंबाइंड सेना बनाती है। और उस 30 देश में किसी भी देश पर अगर कोई उससे बाहरी देश आक्रमण करता है तो वो नाटो के द्वारा बनाया गया जो सेना है वो उसकी रक्षा करता है, उसके अगेंस्ट लड़ता है, ठीक है साहब। तो यूक्रेन पहले से ही रूस और यूक्रेन के बीच में विवाद हमेशा चलता रहा था, जिसके कारण यूक्रेन चाह रहा था कि हम भी नाटो का सदस्यता ले लें, ताकि क्या होगा, सदस्यता लेने के बाद अगर किसी भी प्रकार का रूस आक्रमण करता है या तीसरा देश आक्रमण करता है तो नाटो का जो सेना है वो हमें मदद करेगा, नाटो देश हमें मदद करेगा। इसी वजह से यूक्रेन जो है वो भी चाहा कि हम नाटो की सदस्यता ले लें, लेकिन इसका विरोध किया रूस। विरोध इस सेंस में किया कि अगर नाटो का जो सेना है, 30 यूरोपीय देशों का सेना, वो अगर चली आती है रूस यूक्रेन में, तो स्वाभाविक बात है कि यूक्रेन आ गई तो रूस के बगल में आ गई, करीब आ गया वो सेना, और जिससे रूस के संप्रभुता पर प्रहार हो सकता है। कभी हो सकता है कि वो सेना रूस पर भी आक्रमण कर सकता है। ये तथ्य दे करके, ये लॉजिक दे करके रूस जो है इसको मना किया कि आप नाटो का सदस्य देश नहीं बन सकते हैं। लेकिन यूक्रेन अड़ा रहा कि नहीं, नाटो का सदस्य देश बनेंगे, और ये आवेदन भी कर दिया यूक्रेन, जिसके कारण जो रूस के राष्ट्रपति है पुतिन, वो यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया, और जेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वो भी जिद पे अड़ा रहा कि हमें नाटो का सदस्यता लेना है। इसी के कारण ये युद्ध शुरू हुआ। लेकिन ये तो वर्तमान की जो ऑथेंटिक संवैधानिक रूप से बोला, एक क्या कहिएगा, रूस अपना तथ्य रखा, ये मायने था। लेकिन दूसरा मायने ये है कि रूस चाह रहा है कि अखंड रूस बने, मतलब जिस तरह से यूएसएसआर था, ठीक है साहब, यूएसएसआर था जिससे कई देश टूट करके बना, जैसे कि बेलारूस हो गया, यूक्रेन हो गया, क्रीमिया हो गया, ये सारे जो देश जो टूट करके बना 1991 ईस्वी में। 1991 ईस्वी में सोवियत रूस का विघटन हो गया था, सोवियत रूस टूट गया था, और इसी के टूटने से सोवियत रूस टूट गया था। कौन टूटा था? सोवियत रूस। ये टूट गया था, कब टूटा था? 1991 में। और ये जो विघटन जिस समय रूस टूटा था, उस समय रूस के जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव। कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव उस समय राष्ट्रपति थे, और उसी के शासनकाल में 1991 में रूस का विघटन हो गया, रूस टूट गया, और टूटने के साथ यूक्रेन जैसे, क्रीमिया जैसे, बेलारूस जैसे देश ये निकला।
और जिसके कारण अब पुतिन चाह रहा है कि जो देश निकला है उस देश को फिर से रूस में मिला ले और फिर से सोवियत रूस को तैयार करे। मंशा ये है, जिसके कारण एक बहाना खोज रहा था कि किसी तरह से यूक्रेन को पहले मिलाया जाए, क्योंकि सबसे करीब देश वही है। तो इसी के कारण दोनों में युद्ध शुरू हुआ और दोनों सेना एक दूसरे से हमेशा फरवरी से लेकर के अभी तक आमने सामने है और दोनों झुकने के लिए तैयार नहीं है, जिसके कारण अभी भी लड़ाई चल रही है। तो लड़ाई चल रही है तो प्रयास है रूस का कि जो यूक्रेन की राजधानी है, कहाँ है? कीव। यूक्रेन की राजधानी कीव, और यूक्रेन के राष्ट्रपति का नाम जेलेंस्की। कौन है? जेलेंस्की। ठीक है साहब। तो प्रयास कर रहा है रूस की उसकी राजधानी जो कीव है उसको हम अपने अधिकार में ले लें। जब भी किसी देश की राजधानी अगर उसके अधिकार में आ जाती है, समझ जाइए कि वो देश हार गया। हारने का मतलब यह है कि पूरी सेना का जो कमांड होता है वो राजधानी से कमांड होता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सारे राजधानी में हुआ करते हैं। उसके उस जगह पर अगर कब्जा हो गया तो समझिए पूरा देश उसके अंदर में आ गया। तो ये प्रयास रहा। लेकिन फिलहाल क्या हुआ कि यूक्रेन के 4 शहर, 4 क्षेत्र, जिसका नाम है लुहांस्क, दोनेस्क और खेरसोन एवं जपोरिजिया, क्या नाम है? जपोरिजिया को रूस में मिला लिया गया तथा अपने संसद से प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। इसका विरोध यूरोपीय संघ एवं यूएनओ के महासचिव एंटोनियो गुटेरस के द्वारा किया गया साहब। अब देखिए साहब, ये 4 शहर जो रूस के साइड में पड़ता है, यूक्रेन का ये क्षेत्र है क्षेत्र किसका? यूक्रेन का, लेकिन ये पड़ता है रूस के तरफ, मतलब रूस के सीमा के तरफ। यानी कई बार सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि खेरसोन, दोनेस्क, लुहांस्क ये यूक्रेन के किस क्षेत्रों में पड़ता है। जैसे कि वेस्ट मैनेजमेंट वाला में भी पूछा था ना यही सवाल कि लुहांस्क जो है, लुहांस्क किस यूक्रेन में पड़ता है, पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी, इस तरह से पूछा था। ठीक है साहब। तो हम लोगों को ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो ये पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है और ये 4 शहर जो है लुहांस्क, दोनेस्क और खेरसोन, ये चारों शहर को क्या किया, चारों क्षेत्र को ये रूस जीत लिया और जीतने के बाद अपने में इसको मिला लिया। आए समझ में? और मिला ही नहीं लिया, मिलाने के बाद अपने संसद से पारित कर लिया कि ये क्षेत्र अब हमारा हो गया। अब कभी युद्ध समाप्त भी होता है तो इसको लौटा करके हम नहीं देंगे। समझ रहे बात को? एक क्या होता है कि युद्ध जब तक चलता है तब तक उस पर कब्जा होता है, जब समझौता होता है, संधि होता है, ये लड़ाई सब दिन तो नहीं चलेगी ना साहब। चाहे तो पूरे यूक्रेन को मिला ले या फिर दोनों देश में संधि हो जाए और दोनों देश क्या करे, न्यूट्रल हो जाए और लड़ाई संधि के साथ समाप्त कर ले। तो जब भी संधि के साथ समाप्त होता है तो मैक्सिमम ये होता है कि जो जिसका क्षेत्र पर आक्रमण किया है वो उसको लौटा दे, फिर संधि हो जाता है। लेकिन रूस ये बोला कि नहीं, ये 4 जो शहर है ना, ये अब संसद से हम पारित कर लिए और ये चारों शहर जो होगा अब रूस का अभिन्न हिस्सा बन चुका है, अब यूक्रेन का नहीं रहा। आए समझ में बात? और इसका विरोध जब ये रूस पारित किया, रूस के राष्ट्रपति पुतिन रूस के संसद से पारित कर लिया, तब जाकर के ये यूएनए के महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटेरस, ये क्या किए, इसका विरोध किया। और यूरोपीय संघ भी इस बात का विरोध किया कि किसी भी देश के क्षेत्र को आप टेम्पोररी अधिकार किए हुए अलग बातें हैं, लेकिन आप संसद से पारित करके अभिन्न हिस्सा बना लिए, ये गड़बड़ बात है। और याद रखिएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहला कोई ऐसा क्षेत्र होगा जो इतना बड़ा क्षेत्र को कोई दूसरे देश किसी देश से छीन लिया हो, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। नहीं तो अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। तो इसी बात को ध्यान में रखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किसी के भूमि अधिग्रहण का सबसे बड़ी ये घटना है। और ये जो आक्रमण शुरू हुआ था साहब, जो रूस आक्रमण किया था वो 24 फरवरी 2022 को किया था। इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। 24 फरवरी 2022 को आक्रमण किया था रूस यूक्रेन पे। ठीक है साहब। तो इस तरह से इतना बात ध्यान में रखना है कि पूछा जाएगा सवाल कि यूक्रेन के वो कौन से 4 क्षेत्र हैं जिसे रूस ने अपने संसद के द्वारा अपने क्षेत्र का अभिन्न हिस्सा बना लिया। तो याद रखना है कौन सा, लुहांस्क, दोनेस्क, खेरसोन और जपोरिजिया। अब बात आई यूक्रेन का, तो यूक्रेन की राजधानी कहाँ है, कीव, और राष्ट्रपति कौन है, जेलेंस्की। ठीक है साहब। और ये टूट करके कब बना था देश, 1991 में, 1991 में बना था सोवियत रूस से। और उस समय जो राष्ट्रपति थे कौन थे, मिखाइल गोर्बाचेव। अब देखिएगा साहब,
अगर ये चारों शहर आप देखिएगा तो इन 4 शहरों में आप देखिए, यहां पर कौन है, दोनेस्क, यहां पर देखिए आप क्या है, लुहांस्क, और उसके बाद यहां पर क्या है, खेरसोन, और यहां पर है आपका जपोर्जिया। देख रहे साहब, तो ये चारों देख लीजिए यूक्रेन के किस जगह पर है, यूक्रेन के पूर्वी। देखिए अगर ये टोटल यूक्रेन हो गया तो यूक्रेन के आप देखिएगा कि 4 भाग में बांटते हैं, तो ये जो भाग हो जाएगा इस तरह से बांटिए तो पूर्वी भाग हो गया। तो अभी सवाल यही पूछा गया था कि लुहांस्क जो है, लुहांस्क जो वेस्ट मैनेजमेंट में हुआ है, वेस्ट मैनेजमेंट का एग्जाम, उसमें पूछा कि लुहांस्क जो है किस यूक्रेन में अवस्थित है, उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, इस तरह से पूछा। तो बताइए कि दोनेस्क और लुहांस्क कहाँ है, पूर्वी में है ना। और देखिए जपोर्जिया भी लगभग पूर्वी में है और खेरसोन भी जो है जो पूर्वी में है। ठीक है साहब, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। और आप देख लीजिए कि ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इस तरह से, ये जो आप देख रहे हैं ये सारे जो है, ये है रूस, ये जो बाउंड्री आप देख रहे हैं ये है रूस का बाउंड्री। ठीक है, हाँ हाँ, खेरसोन दक्षिण, सॉरी खेरसोन हो जाएगा दक्षिण, ये हो जाएगा दक्षिण। और 3 को बोलना है, जपोर्जिया, दोनेस्क और लुहांस्क, ये 3 जो हो जाएगा पूरब की तरफ हो जाएगा, और खेरसोन हो गया दक्षिण की तरफ। ठीक है साहब, खेरसोन, ओडेसा, देख रहे हैं आप, खेरसोन। और ये भी थोड़ा सा VVI है जगह, क्योंकि यहाँ पर भी बड़ा बेहतर लड़ाई हुई थी और इसको भी कई दिन तक अपने कब्जे में लिया हुआ था रूस। ठीक है साहब, इसी वजह से आप देखिए ये क्रीमिया जो है ना, ये क्रीमिया, ये देख रहे हैं ना आप, ये क्रीमिया जो है ये भी रूस का ही, सॉरी यूक्रेन का हिस्सा है ये क्रीमिया। ठीक है, और ये देख रहे हैं किस में, काला सागर में, किस में है ये, काला सागर में। ठीक है साहब, और इधर से आप देख रहे हैं ये काला सागर हो गया। और ये जो है ना यूक्रेन का हिस्सा था, यूक्रेन का हिस्सा था, तो इसको रसिया पहले ही ले चुका है। ये जो लड़ाई हो रहा है ना, इससे पहले ही ले चुका है क्रीमिया को। ठीक है साहब, तो यूक्रेन से ये कट चुका है पहले, इस पर जो अधिकार अब हो गया रूस का, पहले से ही, इस लड़ाई से पहले ही ले चुका है। ठीक है साहब, तो ये कट गया, तो यहाँ से ओडिशा वगैरह इसके क्षेत्र में आता था। लेकिन अभी क्या किया, फिर से जपोर्जिया को अपने क्षेत्र में मिला लिया, दोनेस्क को मिला लिया, लुहांस्क को मिला लिया और खेरसोन को मिला लिया। आया समझ में। अब देखिए यूक्रेन की बात आई है, जिस तरह से सवाल अभी पूछा गया है कि इसके किस क्षेत्र में अवस्थित है, पूरब में, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो हो सकता है कई बार आपसे सवाल पूछ सकता है कि इसके आसपास के क्षेत्रों का। ठीक है साहब, तो जैसे आप देखिएगा कि इसमें क्या है, बेलारूस है, इधर आप देखिएगा तो पोलैंड है। ठीक है साहब, यहाँ पर देखिएगा तो पोलैंड है, ये सारे इसके चौहद्दी में आती है। और इसकी राजधानी आप देखते हैं कीव, ये आपका यहाँ पर अवस्थित है। क्लियर है साहब, चलिए अगला है साहब ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 मतलब भूखमरी सूचकांक 2022। ठीक है साहब, इसमें टोटल 121 देश भाग लिया। कितना लिया, 121 देश भाग लिया। और प्रथम स्थान पर कुवैत, बुल्गारिया सहित 17 देश आया है। 17 देश पहला स्थान पे आया है साहब। ठीक है, जिसमें कुवैत, बुल्गारिया सहित ये 17 देश हैं। जबकि भारत को इसमें जो है सो स्थान जो मिला है 107वां। ठीक है, 107वां स्थान मिला है भारत को। ठीक है, 121 देश में 107वां। अगर हम लोग इसी तरह से तेजी से विकास करते अगर जाएंगे, ठीक है साहब, तो हम लोग वो समय दूर नहीं है कि हम लोग चलाएंगे सबसे अंतिम में, है कि नहीं। चलिए साहब, आ रहा समझ में बात, हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि हम लोग का विकास इतना तेज हो गया ना कि भूखमरी और ज़्यादा होने लगा है। ठीक है साहब, चलिए, और हम लोग पाकिस्तान को कोसते हैं कि देखिए कटोरा लेके भीख मांग रहा है। बताइए, हम लोग अपने सड़क पर उतरे हुए। चलिए, जबकि इससे पहले जो भारत का स्थान था कितना था, 2021 में भारत का स्थान कितना था, 101वां था। आया समझ में। और अंतिम जो स्थान है वो किसका है, बुरुंडी और सोमालिया का। किसका है, बुरुंडी और सोमालिया, ये अंतिम स्थान पर है साहब। इतना बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए, तो भारत का स्थान कौन सा, पहले कितना था। चलिए साहब, आप लोग होशियार हैं, बहुत होशियार है। चलिए अगला देखिएगा साहब, यूक्रेन सहित फिनलैंड, स्वीडन, बोस्निया हर्जेगोविना नाटो की सदस्यता के लिए आवेदन किया है साहब। अभी हम जस्ट ही बोले थे कि यूक्रेन भी नाटो की सदस्यता के लिए
क्या किया है, आवेदन किया। कोई भी यूरोपीय देश इसलिए नाटो की सदस्यता लेना चाहते हैं कि हम बताए हैं कि अगर उसके आंतरिक मामला में उसकी जमीन पर कोई देश अगर आक्रमण करता है तो ये नाटो उसकी रक्षा करने का कार्य करता है। ठीक है साहब, तो इसी वजह से सारा देश चाहता है, यूरोपीय देश, कि हम नाटो का सदस्य बन जाए। तो हमारी सेना तो होगी ही, और साथ साथ क्या होगा, नाटो की सेना हमारे पीछे रहेगी। ठीक है, इतने ताकतवर देश मेरे साथ रहेगा। इसी वजह से हर देश चाहता है। इसी वजह से आप देखते हैं कि यूक्रेन भी, और यूक्रेन इसी के कारण अभी रूस का मार झेल रहा है। और फिनलैंड भी, स्वीडन, बोस्निया, हर्जेगोविना, ये सारे आवेदन किया है, लेकिन अभी तक आवेदन स्वीकृत नहीं हुआ है। लेकिन कहा जाता है कि आवेदन हो सकता है कि 1 से 1.5 महीना में, क्योंकि नाटो की सदस्यता के लिए इसमें जितने भी देश हैं, जैसे सदस्य देश इसमें कितना है, 30 है, तो आप तभी नाटो का सदस्य देश बन सकते हैं जब 30 सदस्य देश में 30 का 30 अगर एग्री हो कि ठीक है इसको सदस्यता दिया जाए। अगर 30 में 29 आपको सदस्यता देने के लिए तैयार है और एक देश अगर तैयार नहीं हुआ तो फिर आपको नहीं मिल सकता है सदस्यता। ऐसा समझे बात। जैसे कि टर्की, यूक्रेन बनना चाह रहा था तो इसमें टर्की जो है, ठीक है साहब, हाँ स्वीडन और उसमें भी, यूक्रेन में भी स्वीडन और फिनलैंड जो ही आवेदन किया तो टर्की, इसका तुर्की जो है इसका सदस्य देश है, तुर्की इसका सदस्य देश है, ये क्या कर गया, वॉकआउट कर गया कि मतलब नहीं, इसको सदस्य नहीं बनाएंगे, जिसके कारण इसको अभी तक नहीं मिल पाया। अगर दे देता तो फिर ये बन जाता। मतलब नाटो के सदस्य बनने के लिए इसका जो 30 देश है, 30 देश में 30 देश की सहमति होना आवश्यक है, तभी आप नाटो का सदस्य देश बन सकते हैं। आए समझ में ना। चलिए साहब, अब बात आई नाटो की, तो बताइए नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए इसकी स्थापना कब हुआ, 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। ठीक है साहब, और इसका मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स, और ब्रुसेल कहाँ है, बेल्जियम में। ठीक है साहब, इतना बात हम लोग को ध्यान में रखना है, बाकी चीज़ें और भी करते जाएंगे, पिछले बार भी बताए हैं इसके बारे में बहुत सारा चीज़ें। चलिए साहब, अगला देखिएगा साहब, भारत के विदेशी मुद्रा कोष, भारत के विदेशी मुद्रा कोष अक्टूबर 2022 तक तेजी से घटकर 642.45 अरब डॉलर से 524.52 अरब डॉलर हो गया साहब। मतलब देखिए साहब, जिस देश के पास जितना भी विदेशी मुद्रा भंडार रहता है, समझ जाइए कि वो देश उतना ही आर्थिक रूप से मजबूत होता है। सबसे पहला बात इसलिए क्योंकि हम लोग कोई भी वस्तु जब दूसरे देश से खरीदते हैं तो वो डॉलर में खरीदते हैं, विदेशी मुद्रा से खरीदते हैं, पहला चीज़ है। क्योंकि आप रुपया से, जैसे आपको पेट्रोल डीजल लेना होगा ना, तो आप पेट्रोल डीजल से ना अपना वाला रुपया लेकर के अरब देश को नहीं दे सकते हैं कि आप लीजिए हमको पेट्रोल डीजल दीजिए। हम लोग नहीं जाते पेट्रोल पंप पे अपना रुपया लेकर के देते हैं, खरीद लेते हैं। लेकिन भारत सरकार इसको, पेट्रोल को, डीजल को, या जो भी बाहरी वस्तु है उसको अपने रुपया में नहीं खरीदता है, उसको डॉलर में खरीदना होता है, क्योंकि अपना जो रुपया है केवल भारत के लिए ही है, और डॉलर जो होता है वो हर जगह चलता है। तो इसी वजह से जब भी कोई दूसरा देश अगर खरीदता है तो वो डॉलर में पैसा को चुकता करता है। इसी लेकर के हर देश प्रयास करता है कि अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा, विदेशी रुपया अपना पास हो, तभी तो आप अधिक से अधिक खरीद सकते हैं ना। मान लीजिए आपके पास 100 रुपया है और आप कोई भी सामान खरीदिएगा तो 100 का ही खरीद पाइएगा। किसी के पास 500 रुपया, तो वो सामान खरीदेगा कितना रुपया खरीद सकता है, 500 का। तो 100 रुपया का जो सामान खरीदा उसका विकास अधिक होगा कि 500 रुपया का सामान खरीदा उसका विकास अधिक होगा, 500 वाला का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिसके पास अधिक रुपया होगा वो सामान अधिक खरीद सकता है और उसका विकास क्या होगा, अधिक होगा, वो आर्थिक रूप से उतना ही क्या होगा, मजबूत होगा। तो क्योंकि हमारे पास जो विदेशी मुद्रा है वो पहले था 642.45 अरब डॉलर, लेकिन अब जो हो गया 524.52 अरब डॉलर, मतलब तेजी से क्या हो गया, घट गया। आप देखिए केवल अक्टूबर में था इतना, अक्टूबर 2022 में, और ये दिसंबर तक आते आते घट के कितना हो गया, 524.52 हो गया साहब। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट, हाँ इन्वेस्टमेंट किया गया, किसी भी चीज़ पर इन्वेस्टमेंट किया गया, जिसके कारण ये घटा गया। चाहे इन्वेस्टमेंट किस वस्तु पे हो रहा है वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट किया गया जिसके कारण विदेशी मुद्रा घटा, पहला चीज़ है ये। सेकेंड चीज़ है कि जो विदेशी मुद्रा होता है वो हमें कैसे प्राप्त होता है,
विदेशी मुद्रा हमें जो प्राप्त होता है 2-3 वस्तुओं से होता है। एक तो पहला नंबर हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, कोई वस्तु को बेचेंगे, तब क्या होगा कि आपको जो मिलेगा, क्योंकि आप अगर डॉलर देते हैं अरब देशों को, तो अरब देश भी अगर आपसे कोई चीज़ खरीदता है तो आपको भी क्या देगा, डॉलर देगा। आ रहा समझ बात। अब देखिए, तो 2-3 तरह से हम लोग डॉलर को जमा करते हैं। एक क्या करते हैं, व्यापार करके, क्या करके, व्यापार करके कोई वस्तु को बेचे तो आपको क्या मिलेगा, डॉलर मिलेगा। सेकेंड चीज़ है, कोई भारतीय व्यक्ति विदेश जाकर के कमा रहा है तो उसको जब भी मिलता है तो विदेशी मुद्रा मिलता है, ठीक है साहब। तो उस तरह से अगर विदेशी जो आया, जिसको एनआरआई बोलते हैं, ठीक है, विदेशी भारतीय, वो जो रुपया कमा करके फिर भारत भेजेगा तो वो भेजेगा किस में, डॉलर में। फिर यहाँ आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, भारत सरकार क्या करती है कि उसको रुपया देते हैं और डॉलर उसे ले लेते हैं। इस तरह से चीज़ें। तीसरी बात, हाँ तीसरी बात क्या होता है, पर्यटन से। पर्यटक लोग जो आते हैं घूमने के लिए, विदेशी लोग, तो जब भी आते हैं तो क्या लेकर के आते हैं, डॉलर लेकर के आते हैं। तो डॉलर लेकर के आते हैं तो भारत सरकार क्या करती है कि उसके डॉलर को रख करके और उसके हिसाब से जितना उसका रुपया होगा उतना रुपया उसको दे दिया जाता है, ताकि पूरे, क्योंकि डॉलर तो भारत में चलेगा नहीं, है कि नहीं। अगर कोई विदेशी आएगा हमको, मेरे यहाँ पढ़ने के लिए मान लीजिए, तो वो आएगा हमको देगा डॉलर कि सर डॉलर देते हैं तो हम लेंगे, काहे लेंगे, चलबे ना करेगा हमरा। हाँ तो कहाँ बताइए, 5 गो डॉलर ले करके, 4 गो डॉलर ले करके तो हम कहाँ भेल घूरेंगे बताइए, है कि नहीं। तो वही बात है ना, इसीलिए करके जो भी विदेशी आता है वो पहले ही एक्सचेंज कर लेता है, ठीक है साहब। तो और कमोबेश इसका बनाया जाता है हर एयरपोर्ट वगैरह पे, कमोबेश चेंज करने का ये संस्था बनाया गया है। चलिए साहब, तो इस तरह से हम लोग विदेशी मुद्रा को प्राप्त करते हैं। तो हो ना हो कि किसी भी तरह से, चाहे तो इन्वेस्टमेंट किए इस वजह से कम हो सकता है, या फिर तो इस वजह से, ठीक है, हो सकता है व्यापार कम हो गया हो, विदेशी मुद्रा, विदेशी जो है भारतीय वो जो है सो नहीं भेज पाया हो, पर्यटक की संख्या घट गया हो, तो जिसके कारण तेजी से घटा है साहब। चलिए अगला देखिएगा साहब, अगला है कि पायलट प्रोजेक्ट के द्वारा केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, यहाँ पर कॉमा नहीं होता, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं CBDC, क्या बोलेंगे, CBDC, ठीक है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी 1 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया साहब। क्या किया गया, लॉन्च किया गया, जिसका नाम डिजिटल रूपी दिया गया। क्या नाम दिया गया, डिजिटल रूपी दिया गया। और इसका मूल्य होना चाहिए, मूल्य समान मुद्रा के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, समान मुद्रा के बराबर होगा साहब। तो देखिए साहब, ये इस तरह की करेंसी है और ये करेंसी केवल भारत में चलेगी। एक तरह से डिजिटल करेंसी हो गई। डिजिटल करेंसी का मतलब ये हुआ कि जैसे कि आप हार्ड रुपया लेकर के जाते हैं, जो होता है ना नोट्स वगैरह, ये सब ले जाने की आवश्यकता आपको नहीं है। ये डिजिटल करेंसी हो गई, एक तरह से रुपया की तरह रहेगा, लेकिन आप किसी को दे नहीं सकते हैं, ले नहीं सकते, बल्कि उसके फ़ोन पे, उसके अकाउंट में आप डाल सकते हैं, समझ रहे हैं। और इसका नाम क्या दिया गया, डिजिटल रूपी। क्या नाम दिया गया, डिजिटल रूपी। और किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया, केंद्रीय बैंक। किसके द्वारा, केंद्रीय बैंक के द्वारा शुरू किया गया। आया समझ में बात, मतलब ये रुपया जो होगा आप देखने के लिए नहीं मिलेगा आपको कि कैसन होता है, से बात नहीं, लाल होता है कि बुल्लू होता है, सो बात नहीं है। उस पर चंद्रयान वगैरह नहीं रहेगा, समझ रहे हैं, मंगलयान वगैरह नहीं रहेगा। बस केवल उसका वैल्यू जो होगा रुपया के बराबर होगा, वो सिंबॉलिक मुद्रा होगा और वो हार्ड सॉफ्टवेयर होगा, हाँ बिटकॉइन उसी तरह। लेकिन उसमें क्या होता है कि वो निजी है। बिटकॉइन वगैरह क्रिप्टो गेम्स जो मुद्रा होता है वो निजी होता है, किसी कंपनी के द्वारा शुरू किया जाता है, ठीक है साहब। और ये जो होता है ये भारत सरकार का है, तो ये गवर्नमेंट का हो गया। दोनों में डिफरेंसेस ये है कि जो क्रिप्टो गेम्स करेंसी है किसी कंपनी के द्वारा शुरू किया गया है और वो उसी कंपनी के द्वारा क्या कहते हैं, लिया जाता है, समझ रहे। या होता है कि धीरे धीरे जो कंपनी है उसका रुपया का वैल्यू बढ़ता है तो दूसरी कंपनी भी लेना शुरू कर देता है। कई बार कई देश भी इसकी मान्यता दे देता है, समझ रहे हैं, जब उसका मार्केट बढ़ जाता है। तो जैसे कि मान लीजिए कि बहुत सारा क्लासेज में क्या होता है कि अपना नोट्स देता है, अब बहुत सारा क्लासेज में क्या होता है, बुक के खरीद करके पढ़ाया जाता है कि नहीं। तो उसी तरह से जो निजी नोट्स होता है, समझ जाइए वो क्या हो गया, क्रिप्टो गेम्स करेंसी, समझ रहे, वो निजी कंपनी का हो गया। और जो मार्केट से बुक खरीद करके कोई भी बच्चा खरीद सकता है, कोई भी बच्चा, तो गवर्नमेंट का हो गया कि नहीं। उसी प्रकार से चलिए, क्लियर हो गया ना साहब। चलिए अगला जो है साहब, ये है नोबेल पुरस्कार 2022। ये साहब छप जाएगा, इसमें कोई बट नहीं है, छप जाएगा। चलिए नोबेल पुरस्कार 2022
22। देखिएगा साहब, नोबेल पुरस्कार भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं अर्थशास्त्र के क्षेत्रों में स्वीडन के स्टॉकहोम स्थित रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा दिया जाता है। देखिए, कुल मिलाकर के 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, लेकिन 6 क्षेत्रों में अलग अलग संस्था के द्वारा अलग अलग जगह से जारी किया जाता है। तो कई बार क्या होता है कि आपको ना जगह का नाम पूछ देगा कि कहाँ से ये जारी किया जाता है, किस देश से जारी किया जाता है। ठीक है साहब, तो ये भी सवाल कई बार पूछा जाता है, तो इसीलिए करके इसको ध्यान में रखना। और खास करके शांति का जो नोबेल प्राइज होता है ये पूछा जाता है कि कहाँ से दिया जाता है। ठीक है साहब, हाँ, नॉर्वे के ओस्लो से। तो याद रखिएगा कि जो भौतिक क्षेत्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और अर्थशास्त्र, ये 3 जो दिया जाता है ना, ये स्वीडन के स्टॉकहोम में जो स्थित संस्था है जिसका क्या नाम है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, इसके द्वारा दिया जाता है। तथा शांति का नोबेल प्राइज नॉर्वे के ओस्लो, नॉर्वे की राजधानी कहाँ है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, यहीं से दिया जाता है शांति का। तो ये कई बार सवाल पूछा गया है कि नोबेल प्राइज शांति का निम्नलिखित में से किस जगह से जारी किया जाता है, तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से। उसके बाद देखिएगा साहब, साहित्य का नोबेल स्वीडिश एकेडमी के द्वारा तथा चिकित्सा का नोबेल प्राइज कैरोलिंस्का एकेडमी के द्वारा दिया जाता है। ठीक है साहब, तो ये एकेडमी का नाम खास करके शांति वाला एकदम याद रखिएगा, बाकी नहीं भी रखिएगा, सरसरी निगाह भी रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है, 6 क्षेत्र बोले हैं ना, तो देखिए भौतिक, रसायन, अर्थशास्त्र, चिकित्सा, साहित्य और शांति। तो कुल मिलाकर कितना क्षेत्र हो गया, 6 हो गया ना। तो कई बार सवाल यही पूछा जाएगा कि बताइए कि नोबेल प्राइज कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है साहब, देखिए साहब, नोबेल प्राइज जो दिया जाता है ना, ये किसके लिए दिया जाता, कब से शुरू किया गया है, 1901 से। क्योंकि 1901 से पहले डायनामाइट, ठीक है, इसका जो आविष्कारक थे वो थे अल्फ्रेड नोबेल। कौन थे, अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है साहब, और ये जो बनाए थे कुछ अलग उद्देश्य से बनाए थे, जो डायनामाइट का जो बनाए थे ये कुछ अलग उद्देश्य से बनाए थे। इनका उद्देश्य ये था कि ये खान वगैरह, कोयला का खान वगैरह जो है, तो उससे कोयला निकालने के लिए क्या करेंगे, डायनामाइट लगा देंगे, या पत्थर को तोड़ने के लिए, पहाड़ को तोड़ने के लिए डायनामाइट लगा देंगे, टूट जाएगा, और जिसके कारण क्या होगा, वहाँ पर जो हम विकास का कार्य करना चाहेंगे वो कर सकते हैं, इससे देशों को फायदा होगा। लेकिन हुआ क्या कि इसका अपोजिट प्रभाव पड़ गया। जैसे कि हम लोगों को है कि नहीं, मम्मी पापा मोबाइल खरीद के देते हैं, है कि नहीं, कि माने बच्चा को देवेंगे तो सर यूट्यूब पर वीडियो भी डालते हैं, तो ये बार बार क्या करेगा, रिवीजन करेगा, याद करेगा, जल्दी से नौकरियां होगा, समझ रहे हैं। लेकिन हमारे जो सुलक्षण वाले बुतरुक हैं सब, है कि नहीं, जिनके पास सुलक्षण है एकदम, सब जो बच्चा है मासूम बच्चा, वो क्या करते हैं जानते हैं, मोबाइल ले करके अब भर दिन, अगर गार्जियन सामने में है तो एकदम फुल वॉइस दे करके सर के वीडियो देखना, गार्जियन पूरा खुश, समझ रहे, बाप रे बाबा मोबाइल दिए हैं, बउआ तोरा इस बार 10,000 का दिए है ना, इसमें 5G नहीं चल रहा है, नहीं पापा नहीं चल रहा है, ना घूमता है कि नहीं, अच्छा ठीक है, अगला बार 1 महीना रुको ना, अगला महीना जो ही वेतन मिलेगा ना, तो ही क्या करेंगे, तोरा ना 5G देवेंगे, एक बार न चक्कर मारेगा, समझ रहे हैं, फुल आवाज़ दे करके सुनेगा, ताकि गार्जियन को लगे कि पढ़ रहा है बुतरुक, समझ रहे हैं। आ गार्जियन दिलवा दिया 5G, आ जो ही 5G मिला साहब तो ही शुरू हो गया फुसुर फुसुर, है कि नहीं, आया समझ में बात, आया समझ में ना। तो क्या हुआ बताइए, गार्जियन तो फोन दिया इस वजह से कि इसका सदुपयोग हो, है कि नहीं, और हम लोग उसको क्या करते हैं, महाउपयोग कर लेते हैं कि नहीं। तो इसी वजह से साहब क्या बोले, वो छोटकों से होता है, लेकिन छोटका मोबाइल मिले या बड़का मोबाइल मिले, कोनो जो मिलता है गार्जियन किस उद्देश्य से देता है, छोटका इसलिए मिलता है कि चलो पढ़ने जाता है, रास्ता में किसी तरह का कोई दिक्कत हो जाए तो घर कॉल कर सकता है। लेकिन वो घर कॉल क्या करेगा, घर कॉल करने से पहले घर से निकलने के साथ कान में घुस जाता है कि नहीं। अब मोबाइल इतना छोट छोट होता है ना, इतना छोट छोट कि मत पूछिए, समझ में नहीं आता है। एगो बच्चा के देखे क्लासे में ऐसे कर ले, हम सोचे कि लगता है कोई दिक्कत होगा कनपट्टी में, समझ रहे ना, तो इसी वजह से कानून में दर्द होगा तो ऐसे करके उदास बैठल है, समझ रहे। और वो हाथ में ना छोटका मोबाइल था, समझ रहे। और महिला लोग का ऐसे एक्सपीरियंस कुछ ज़्यादा ही होता है, मतलब इतना धीरे धीरे बोल लेगी, इतना धीरे कि सामने आप बैठे हुए भी ना तो आपको पता नहीं चलेगा
हाँ सही बात है कि नहीं। ऐसे ये लक्षण कुछ कुछ पुरुष में भी आने लगा है, ऐसा नहीं है। चलिए, तो आया समझ में। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो बनाया गया डायनामाइट, ये सकारात्मक रूप से बनाया गया था ताकि जो है सो विकास का काम हो पाए, समझ रहे, ये सोच करके बनाया गया था। लेकिन लोग क्या करने लगे, इसका प्रयोग दूसरे ढंग में करने लगे। मतलब क्या, इसका हाँ ये युद्ध में करना शुरू कर दिया, युद्ध वगैरह में लोगों को मारने में, मतलब क्या हो गया, सीधे अपोजिट काम करना शुरू कर दिया, समझ रहे। जिसके कारण अल्फ्रेड नोबेल को बड़ा ही अफसोस हुआ था, समझ रहे। इसीलिए ये बोला कि साहब ये चीज़ें जो बना दी है ना, ये बहुत गलत चीज़ बना दी है, ठीक है। इसी वजह से हम तो बना दिए, गलत कर दिए, लेकिन अब वैसे लोगों को क्या करेंगे, हमारे जीवन का जो भी पूंजी है, ये सारे पूंजी को लेकर के वैसे लोगों के बीच पुरस्कार दिया जाएगा जो शांति के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में काम करेगा, वैसे लोगों को मेरा पैसा दिया जाए, समझ रहे। तो इनका जो पैसा है ना सेव हो गया, और इनसे जो ब्याज होता है ना, इंटरेस्ट, इसी पैसा से इतना इंटरेस्ट, जितना पैसा इनका है उन्हीं पैसा से इतना इंटरेस्ट आता है कि हर साल नोबेल प्राइज दिया जाता है सारे लोगों को, ठीक है, 6 क्षेत्रों में। आए समझ में बात। तो इसी वजह से नोबेल प्राइज शुरू किया गया था, आए समझ में ना। तो अब देखिए ये 2022 में जो शुरू हुआ है, तो इसमें किनको किस क्षेत्र में दिया गया, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो ये भी ध्यान में रखना है कि नोबेल प्राइज की शुरुआत कब हुई, तो 1901 में हुई थी। और इसमें जो राशि दिया जाता है साहब, वो दिया जाता है 7.25 करोड़। कितना दिया जाता है, 7.25 करोड़ दिया जाता है। और डॉलर की बात करें तो यूएसए जो डॉलर है उसके हिसाब से 8.81 लाख डॉलर दिया जाता है। आ रहा समझ में साहब। चलिए अगला बात बोले क्या, चलिए क्या हुआ, चलिए साहब, पहला जो मिला है चिकित्सा का नोबेल प्राइज। चिकित्सा का नोबेल प्राइज किसको मिला है, देखिए विजेता कौन है, कौन है, स्वाइनते पावो। कौन है, स्वाइनते पावो। और कहाँ का है, स्वीडन के। देखिए 100 से स्वाइनते और 100 से स्वीडन, क्योंकि कई बार आपको जगह भी पूछ देता है कि कहाँ के ये रहने वाले हैं, किस देश के निवासी हैं, ठीक है। तो याद रखना है कि नोबेल का प्राइज जो चिकित्सा के क्षेत्र का होता है वो जो दिया गया है स्वाइनते पावो को। किसे दिया गया है, स्वाइनते पावो के। और कहाँ के ये हैं, स्वीडन के हैं। और इन्हें मिला है क्यों, तो विलुप्त मानव प्रजाति एवं मानव उत्पत्ति से संबंधित जीनोम की खोज के लिए। मतलब जो मानव प्रजाति विलुप्त हो चुका है, मतलब पहले जो आदि मानव वगैरह हुआ करता था वो तो विलुप्त हो चुका ना साहब, क्योंकि हम लोग उत्परिवर्तन के साथ साथ मानव डेवलप कर गया, विकास कर गया। विकासवाद का सिद्धांत हम लोग पढ़ते हैं बायोलॉजी में, है कि नहीं। तो बढ़ गया। तो जो मानव का जो पिछले पीढ़ी था आदि मानव वगैरह, उसके बारे में ये शोध किए हैं। और उससे जो मानव की जो उत्पत्ति हुई है किस प्रकार से हुई है, ठीक है, इसके शोध के लिए और उसके जीनोम की खोज के लिए इन्हें दिया गया। तो याद रखना है कि चिकित्सा का जो नोबेल प्राइज है वो किसे दिया गया, स्वाइनते पावो को, स्वीडन के रहने वाले हैं। और मानव जाति के जीनोम की खोज के लिए इन्हें दिया गया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं साहब, यही है साहब स्वाइनते पावो। कौन है, स्वाइनते पावो यही है साहब। और ये देख रहे हैं मानव जीनोम का के बारे में पता कर रहे हैं, ठीक है साहब, कि किस प्रकार से ये पता किए मानव जीनोम का, ठीक है ना, ठीक है साहब। हाँ तो मतलब हम लोग कोई चीज़ का खोज नहीं करते हैं तो पोज एक से एक देते रहते हैं। नहीं कुछ तो रेलवे पटरियों पर खड़ा होकर पोज दे देते हैं। बताइए, ये बेचारा तो इतना बड़ा काम किए हैं, ये इतना पोज भी नहीं दे सकते हैं। बताइए, गजब हाल है। हाँ क्या हुआ तो सही न बात बोले, गलत बात हम बोले। महिला लोग तो कुछ नहीं, भोज में चल गई ना, भोज में चल गई तो हो गया। हाँ जो भी उठाएगी, हाँ खाली पत्तल आया तब सेल्फी, पत्तल भर गया तब सेल्फी, पत्तल खा के खाली कर दिए तब सेल्फी, हाथ धुए तब सेल्फी, जाने लगे तब सेल्फी, मुंह टेढ़ किए तब सेल्फी, मुंह सोधा कर लिए तब सेल्फी। मतलब सेल्फी है, सेल्फी है क्या ना। हाँ न वो नहीं, मेकअप धोने के बाद नो सेल्फी, ठीक है, सीधा बात है। तो इसीलिए करके साहब आप कह रहे हैं पोज दे करके फोटो खिंचाए, इतना बड़ा काम किए साहब, तो इनका अधिकार फोटो खिंचाने का भी नहीं है क्या। चलिए अगला साहब, भौतिक विज्ञान का नोबेल प्राइज। भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार ये जो दिया गया साहब 2022 में दिया गया। और इसमें याद रखना किनको किनको, 3 व्यक्ति को दिया गया साहब। एलन ऑस्पेक्ट को, किन्हें दिया गया,
एलेन ऑस्पेक्ट को, और ये कहाँ के हैं? फ्रांस के। और उसके बाद दिया गया है जॉन एफ क्लोसर को। किसे दिया गया है? जॉन एफ क्लोसर को, और ये कहाँ के हैं? यूएसए के। और उसके बाद दिया गया एंटोन जिलिंगर। किन्हें दिया गया? एंटोन जिलिंगर, और ये कहाँ के हैं? ऑस्ट्रिया के। आप तीनों का पिक यहाँ देख सकते हैं साहब। ये जो है एलेक्ट ऑस्पेक्ट, और ये है क्लोसर, और ये जो है साहब जिलिंगर। कौन है? जिलिंगर। ठीक है, तो याद रखना पूरा नाम उतना याद रखना आवश्यक है। ऑस्पेक्ट अगर नहीं, एस्पेक्ट याद रखना है कि नहीं? ऑस्पेक्ट, और उसके बाद क्लोसर, और उसके बाद जिलिंगर। क्या याद रखना है? जिलिंगर। ठीक है साहब, इतना बात याद रखना। एक फ्रांस के हैं, एक यूएसए के हैं, और एक ऑस्ट्रिया के। 2-4 बार अगर आप देखते हैं तो फिर याद हो जाएगा। चलिए साहब, अगला जो है इन्हें जो दिया गया क्वांटम मैकेनिक्स पर शोध के लिए। किसके लिए दिया गया? क्वांटम मैकेनिक्स पर शोध के लिए इन्हें दिया गया साहब। चलिए, ये हो गया आपका कौन सा? भौतिक के क्षेत्र का। चलिए, तीसरा देखिएगा साहब, अगला है साहब रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान 2022, इसके लिए जो दिया गया नोबेल प्राइज, पहला जो है कैरोलिन बर्टोजी। कौन है? कैरोलिन बर्टोजी, ये है यूएसए के। मार्टिन मेल्डोल। कौन है? मार्टिन मेल्डोल, ये कहाँ के हैं? डेनमार्क। ठीक है साहब, उसके बाद के बैरी शार्पलेस। कौन है? के बैरी शार्पलेस, ये कहाँ के हैं? यूएसए के। ठीक है साहब, ये है यूएसए के। ठीक है साहब, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो पिक है, ये है किनका? कैरोलिन बर्टोजी का है, ये है मेल्डोल का है, और ये जो है शार्पलेस का। ठीक है, तो याद रखना बर्टोजी मेल्डोल, बर्टोजी मेल्डोल शार्पलेस। क्या याद रखेंगे? बर्टोजी मेल्डोल शार्पलेस। क्या बोलेंगे? बर्टोजी मेल्डोल शार्पलेस। ठीक है, तो याद हो जाएगा। चलिए साहब, इनको दिया गया क्लिक केमिस्ट्री बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, ये रिएक्शन करवा करके, मतलब केमिस्ट्री में रिएक्शन को और बढ़ाने के लिए, ठीक है, इस पर शोध किए हैं कि किस प्रकार से रिएक्शन को और बढ़ाया जा सकता है। इसके आधार पर इन्हें तीनों को दिया गया। उसके बाद देखिएगा साहब, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 ये जो दिया गया साहब, ये जो दिया गया साहब एनी एर्नास्क को। किसे दिया गया? एनी एर्नास्क। किसे दिया गया? एनी एर्नास्क, और ये कहाँ के साहब? फ्रांस के हैं। आप देख सकते हैं साहब, ये जो हैं यही है एनी एर्नास्क। ठीक है, एनी एर्नास्क यही है, और इन्हें जो दिया गया साहब अपनी कमी और मजबूरियों के खुलासे के लिए। ठीक है साहब, अपनी कमी और मजबूरियों की खुलासे के लिए। एक्चुअली होता है क्या कि मनुष्य जाति का स्वभाव होता है कि अपने की कमियों को छुपाना और दूसरे की कमियों को उजागर करना। ठीक है साहब, लेकिन ये क्या किया कि अपनी कमी को ये बताए, और कमी जो थी क्यों थी उस मजबूरी को भी बताए, जिसके कारण इन्हें जो दिया गया, क्या दिया गया? साहित्य का नोबेल प्राइज। ठीक है, और ये देखिए साहब, क्योंकि साहित्य का नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्रों में दिया जाता है, लेकिन ये अपने कमियों को बताया, और ये साहित्यकार थे, इसी वजह से इन्हें दिया गया। और इनकी जो पुस्तकें थी, एक आध पुस्तक याद रख लेना है। क्लीन्ड आउट। कौन सा है? क्लीन्ड आउट। और कौन सा है? द ईयर्स। क्लीन्ड आउट और द ईयर्स। तो कई बार पूछा जा सकता है, क्योंकि पुरस्कार इनको मिला है, तो इनकी 2 किताबें ये बहुत ही फेमस है, तो इसी वजह से इसको ध्यान में रखना है। चलिए साहब, अगला जो है शांति का नोबेल पुरस्कार 2022। शांति का नोबेल पुरस्कार 2022, और ये जो दिया गया साहब, ये दिया गया, किसे दिया गया? एलेस बियालियात्स्की। क्या नाम है? एलेस बियालियात्स्की। ठीक है, और ये कहाँ का है? बेलारूस। बेलारूस अभी बताए थे कि यूक्रेन के बगल में था, पश्चिम की तरफ, यूक्रेन के पश्चिम में। ठीक है साहब, और देखिए 3 व्यक्ति को दिया गया, 3 जो है सो संस्था और व्यक्ति को दिया गया। इसमें 1 व्यक्ति को दिया गया और 2 संस्था को दिया गया। इसमें है रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल को दिया गया। किसे दिया गया? मेमोरियल को। तो शांति का नोबेल पुरस्कार 3 को दिया गया, जिसमें 1 व्यक्ति और 2 संस्था है। एक है रूसी मानवाधिकार संगठन जिसका नाम है मेमोरियल, और एक दिया गया यूक्रेन के लोकतांत्रिक संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। क्या है? सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। ठीक है साहब, इसको दिया गया। तो एक रूसी का संस्था है और एक यूक्रेन का संस्था है, और एक जो है बेलारूस का। देखिए तीनों साथ ही है, रूस, यूक्रेन, बेलारूस। रूस, यूक्रेन और बेलारूस। ठीक है साहब, इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे।
चलिए साहब, नोबेल प्राइज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छपेगा एग्जाम में ये हर हाल में, इसीलिए करके बार बार याद करके इसको आत्मसात कर लेना है साहब। चलिए अगला, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2022, अर्थशास्त्र का ये जो दिया गया साहब, ये दिया गया, आप देखिए कि तीनों यूएसए के ही हैं अर्थशास्त्र में, देख रहे हैं। तो याद रखना है कि अर्थशास्त्र का सारे नोबेल प्राइज किसी का भी बोल दे तो याद रखना है कहाँ का, ये यूएसए का है। तो एक व्यक्ति जो है जिसका नाम है बेन एस बर्नाक, क्या नाम है, बेन एस बर्नाक। दूसरा है डगलस डायमंड, क्या है, डगलस डायमंड, ठीक है साहब। और तीसरा है फिलिप डिवविंग, क्या नाम है, फिलिप डिवविंग, क्या नाम है, फिलिप डिवविंग, ठीक है साहब। 2-4 बार नाम बोलिएगा तभी याद होगा, ऐसे आपको, ठीक है साहब, परेशानी थोड़ा सा होगा। तो बर्नाक डायमंड फिलिप, क्या याद रखना है, बर्नार्ड डायमंड फिलिप, बर्नार्ड डायमंड फिलिप। चलिए साहब, ऐसे बाद में हम लोग नोबेल प्राइज का जो है ना एक छोटा सा वीडियो बना करके लॉजिकली याद करवा देंगे, ठीक है साहब, लॉजिकली याद करवा देंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। चलिए साहब अगला, अब देखिएगा साहब, भारतीय मूल के कौन कौन व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया है, इस बात को भी थोड़ा सा देखना है साहब, भारतीय मूल के, ठीक है साहब। तो सबसे पहले भारत के कौन व्यक्ति थे जिसे नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया थे, तो वो थे साहब रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर। इनको गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य के क्षेत्र का नोबेल प्राइज दिया गया था साहब। और पता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर अमार, क्या था वो, अमार सोनार बांग्ला वो लिखे और वो बांग्लादेश का राष्ट्रगीत बन गया। तो एकमात्र ये, हाँ राष्ट्रगान है, राष्ट्रगान है। तो एकमात्र जो है सो साहित्यकार ऐसे हैं जिन्होंने 2 गीत लिखा, जिसमें एक गीत भारत का राष्ट्रगान बन चुका और दूसरा जो है सो बांग्लादेश का बन चुका। चलिए साहब, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो अगला देखिएगा, हरगोविंद खुराना को जो मिला, ये मिला साहब कब, 1968 में। और किसके लिए मिला, जेनेटिक्स कोड के लिए। और इनको मिला चिकित्सा के क्षेत्र का, किसके क्षेत्र का, चिकित्सा के क्षेत्र का, ठीक है साहब। 1900 क्या बोले, अच्छा कोई बात नहीं है, क्रम से याद कर लेना है, और क्या जरूरी थोड़े है, वैसे सीरियली थोड़े लिखे हैं, वैसा कोई सीरियली नहीं है। चलिए उसके बाद, अच्छा है तो कोई बात नहीं है, बोलिए तो हम इधर करवा देंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा, ठीक है कोई बात नहीं, 1913 में इनको मिल गया। उसके बाद देखिए सीवी रमन को 1930 में भौतिक के क्षेत्र के लिए, और ये खोज किए थे रमन प्रभाव, है कि नहीं, रमन प्रभाव, रमन का प्रकाश जो प्रभाव है उसके बारे में खोज किए थे। उसके बाद हरगोविंद खुराना को 1968 में जेनेटिक्स कोड के लिए। उसके बाद मदर टेरेसा को 1976 में, और ये मिला शांति के लिए, किसके लिए मिले, शांति के लिए। उसके बाद एस चंद्रशेखर को मिला 1983 में, इनको भौतिक के क्षेत्र में। उसके बाद अमर्त्य सेन को 1998 में मिला अर्थशास्त्र के लिए, ठीक है साहब। और वीएस नायपॉल को मिला 2001 में, और किसके लिए, साहित्य के लिए। और वेंकट रमन रामकृष्णन को जो मिला 2009 में, इनको रसायन के क्षेत्र में। और कैलाश सत्यार्थी को जब इनको मिला था साहब तो पूछा गया था, आहा रसायन नहीं साहब, ये रसायन नहीं, शांति के क्षेत्र में इनको मिला था, ठीक है मिस्टेक हो गया, शांति के क्षेत्र में इनको। और ये 2014 में इनको, और एक पाकिस्तान की महिला थी जिन्हें सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की जो महिला थी वो पाकिस्तान की यूसुफ मलाला जाई, ठीक है, पाकिस्तान की यूसुफ मलाला जाई, यूसुफ मलाला जाई, ठीक है। 2014 में इनको भी मिला था शांति के क्षेत्र में। इन दोनों को एक साथ मिला था, कैलाश सत्यार्थी को और इनको मिला था, ठीक है साहब। तो इसी वजह, और इनको जो मिला था अनाथ बच्चे को पढ़ाने के लिए मिला था, ठीक है, कैलाश सत्यार्थी को, ठीक है। और ये सामाजिक कार्यकर्ता थे, इन्हीं के लिए इनको दिया गया था, ठीक है साहब। यूसुफ मलाला जाई को उस समय कई बार सवाल ये रिपीट हुआ था, कैलाश सत्यार्थी और यूसुफ मलाला जाई का। चलिए साहब अब चलाइए अगला सबसे अंतिम में जो मिला अभिजीत बनर्जी को, किन्हें मिला, अभिजीत बनर्जी को 2019 में मिला। और किसके लिए मिला था, अर्थशास्त्र के लिए साहब। इतना पॉइंट हम लोगों को ध्यान में रखना है, बताइए कितना होगा, 79, एक बार देख लीजिए तो कितना होगा, किसका ना, ये ठीक है, ये ठीक है, ये एज को 79 कर लीजिएगा, हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक कभी कभी। चलिए साहब अगला जो है साहब, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यू ललित के स्थान पर 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं,
DY चंद्रचूड़। कौन बने हैं? DY चंद्रचूड़ साहब। तो सबसे पहला नंबर हम लोग को ये बताना है, आपसे पूछ रहे हैं, बताइएगा अगर आपको याद हो कि भारत में सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? भारत में सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? बताइए साहब। सुप्रीम कोर्ट की भारत में सर्वोच्च न्यायालय बोलिए, सुप्रीम कोर्ट बोलिए, उच्चतम न्यायालय बोलिए, की बात है ना साहब? हाँ, आपको मनीष बोलेगा या मनीषबा? एक क्या बात हुआ कि दो बात? बताइए। तो सुप्रीम कोर्ट बोलिए या फिर क्या बोलिए? सुप्रीम कोर्ट बोलिए या क्या बोलिए? सर्वोच्च न्यायालय बोलिए या क्या बोलिए? उच्चतम न्यायालय बोलिए। एक ही बात हुआ साहब, और एक ही बात हुआ। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले 1774 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था साहब। तो और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश जो बनाए गए थे एलिजा इम्पे बनाए गए थे, और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे और 3 गो अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे, जिसमें थे लिस्टर, चैम्बर्स, हाइड। ठीक है साहब, ये 3 व्यक्ति अन्य न्यायाधीश थे। लेकिन अभी वर्तमान में टोटल जो हो गया अन्य न्यायाधीश की संख्या टोटल 33, और एक है मुख्य न्यायाधीश, कुल मिलाकर के 34। तो सुप्रीम कोर्ट में टोटल 34 न्यायाधीश हो गए साहब। क्या बोले? महिला 6 गो है। चलिए साहब, उसके बाद देखिए अभी जो बने 50वें मुख्य न्यायाधीश, 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? YD चंद्रचूड़, सॉरी DY चंद्रचूड़। देखिए साहब, गप नहीं करिए, बार बार बोल रहे हैं, नहीं तो हम बंद कर देंगे सीधा कहानी, क्योंकि आपको बार बार बोलेंगे ये चीज़ें कि गप नहीं करिए, और बाकी भी जगह पे जाएगा ना, साइट वगैरह पे, तो आपको क्या लगेगा कि सारे बच्चा इस क्लास का क्या है, सुलक्षण वाला है, तभी तो बार बार बोलना पड़ रहा है कि नहीं? तो आप क्या चाहते हैं बताइए? मतलब हम इधर बता रहे हैं, आप उधर गप कर रहे हैं, ये कौन लक्षण हो गया? हाँ, हमको तो लगता है आप लोग को नौकरी अगर हो जाए ना, तो आप लोग तो जुल्म करिएगा। मान लीजिए बैंकिंग में हो गया, तो कस्टमर को 5 मिनट खड़ा रहा, मेरे को तनिक स्टाफ से गप करने दो, कल वाला खिस्सा बचले हैं। अब बताइए कौन मतलब हुआ? चलिए अगला। तो देखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय के जो DY चंद्रचूड़ बने हैं, ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पिताजी भी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, और इनके ये भी जो है सो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने। हाँ, तो ये भारत के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पिता भी मुख्य न्यायाधीश और ये भी मुख्य न्यायाधीश बन गए। और भारत के सबसे लंबे समय तक जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सबसे लंबा समय तक कार्यकाल जो रहा, वो भी रहा इन्हीं के पिताजी का। ठीक है साहब, तो इस बात को ध्यान में रखना है। तो इनके पिताजी यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, ठीक है, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ 1978 से लेकर के 1985 तक मुख्य न्यायाधीश बने थे, और ये सर्वाधिक समय तक, अभी तक इतना लंबा समय तक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कोई भी कार्य नहीं किया साहब। चलिए, ये बातें क्लियर हो गया ना? अच्छा, आप लोग बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट के आज़ादी के बाद पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? हीरालाल कानिया। ठीक है साहब, हीरालाल कानिया, बस इतना याद रखना है, बाकी तो कितना याद रखना है फुल फॉर्म बताइए, बस हीरालाल कानिया याद रखिएगा। ठीक है साहब। चलिए, तो अभी जो बने हैं 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? DY चंद्रचूड़, और ये किनके पुत्र हैं? ये यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, और ये भारत के सबसे लंबे समय तक क्या रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किए हैं साहब। चलिए साहब, उसके बाद देखिएगा मृत्युंजय नारायण भारत के नए महापंजीयन एवं जनगणना आयुक्त बने, और ये श्री विवेक जोशी का स्थान लिए हैं साहब। ठीक है साहब, तो पूछा जाएगा क्योंकि नियुक्ति है साहब कि हाल ही में महापंजीयन एवं जनगणना आयुक्त किन्हें नियुक्त किया गया है? किसे क्या बोलेंगे हम लोग? मृत्युंजय नारायण को। ठीक है साहब, और किसके स्थान पर आए हैं? विवेक जोशी के स्थान पर। इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है साहब। अब बात आई जनगणना की। बताइए, भारत में पहली बार जनगणना कब शुरू हुआ था? 1872 में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, लेकिन नियमित जनगणना कब शुरू हुआ था? नियमित जनगणना कब शुरू हुआ था? 1881 ईस्वी में। किसके समय में? रिपन के समय में। किसके समय में? लॉर्ड रिपन के समय में शुरू हुआ था साहब। इस सारे बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए,
अगला देखिएगा साहब, अगला जो है कि 12वीं बार आरजेडी के जो अध्यक्ष निर्विरोध बने वो कौन बने हैं? लालू प्रसाद यादव बने। ठीक है साहब, तो कई बार सवाल पूछ दिया जाता है कि कौन वर्तमान में अध्यक्ष बने हैं, तो बताइए कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष वर्तमान में कौन बने हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे। और इनके विपक्ष में कौन खड़े थे? शशि थरूर। कौन थे? शशि थरूर। और इससे पूर्व जो है सो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सोनिया गांधी। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हाँ चलिए साहब, ठीक है बात है। अगला देखिएगा साहब, तो ये आरजेडी की बात आई, तो आरजेडी का पूर्ण रूप क्या होता है? राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय जनता दल। ठीक है साहब, ये जो है जनता दल से टूट करके बना था राष्ट्रीय जनता दल, और इसकी स्थापना लालू प्रसाद यादव के द्वारा 5 जुलाई 1997 ईस्वी को किया गया था। ठीक है साहब, इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला पॉइंट, अगला है कुछ लोग मरने के बाद भी जिंदा रहते तो जिक्के बनेबे करते हैं, और मरने के बाद भी अंतिम जिक्के बना के जाते हैं कि नहीं? चलिए साहब, तो याद रखना है प्रमुख निधन। ठीक है, पहला देखिएगा, हाँ तुलसी तांती। तुलसी तांती ये थे उद्यमी, मतलब व्यापार के क्षेत्र से इनका संबंध है, व्यापार के क्षेत्र से। ठीक है, और इन्हें बिजनेसमैन में विंडमैन, विंडमैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है साहब, विंडमैन, क्योंकि ये विंडमैन इसलिए क्योंकि ये पवन ऊर्जा के क्षेत्रों में सबसे अधिक काम की है, इसी वजह से। विंड मतलब क्या होता है? हवा होता है ना, तो ये पवन ऊर्जा के क्षेत्र में अधिक काम किए, इसीलिए करके इन्हें विंडमैन कहा जाता है। ठीक है साहब, और ये जो थे ग्रीन एनर्जी कंपनी के संस्थापक हैं। तो ग्रीन एनर्जी से संबंध पता ही चल रहा है इस नाम से ही, ये जो है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इस पर अधिक से अधिक काम किए। ठीक है साहब, तो इस बात को ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिएगा तुलसी गोस्वामी। तुलसी गोस्वामी ये भी जो है सो साहब ऊपर पहुंच चुके हैं। ठीक है ना, और ये थे असमी अभिनेता, मतलब असम राज्य के ये क्षेत्रीय अभिनेता थे साहब। ठीक है ना, चलिए अगला साहब, अगला जो है मुलायम सिंह यादव। अच्छा अभी ला देते हैं, कहाँ चल जाएंगे? अब जहाँ चल गए हैं वो तो लौटा तो नहीं न सकते हैं, लेकिन इस पेज को ला सकते हैं कि नहीं? चलिए साहब, मुलायम सिंह यादव। देखिए साहब, इनका भी निधन हो चुका है, और ये काफ़ी वीवीआई बनेगा ये सवाल। ठीक है साहब, और ये यूपी के पूर्व सीएम एवं समाजवादी पार्टी के संस्थापक है साहब। ठीक है, यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के संस्थापक है। ये पहले संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे, जिससे रामविलास पासवान जुड़े हुए थे। ठीक है साहब, हाँ 1969 में। तो आपको पता है कि जब वो मरे थे रामविलास पासवान, तो उस समय यह सवाल पूछा गया था, ये सबसे पहले किस पार्टी से जुड़े हुए थे? ठीक है, तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से, और मुलायम सिंह यादव भी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे साहब। ठीक है, और उसके बाद 1992 में इन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना की, समाजवादी पार्टी की स्थापना की साहब। ठीक है ना, और ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, कई बार जो है सो ये संसद में क्या कहते हैं मंत्री भी रहे हैं। ठीक है साहब, तो इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए अगला देखिएगा, शेखर जोशी। अगला जो निधन हुआ है शेखर जोशी का, और ये हिंदी के साहित्यकार थे, हिंदी के साहित्यकार थे साहब। उसके बाद देखिएगा इस्माइल सराफ। कौन है? इस्माइल सराफ। ठीक है साहब, तो इस्माइल सराफ ये कौन थे? फिल्म निर्देशक थे साहब। इन्होंने कई फिल्म दिया साहब, और कई फिल्म इनका हिट किया है। ठीक है ना, और इसी लेकर के ध्यान में रखिएगा बुलंदी। ठीक है साहब, अनिल कपूर का ना, यहाँ देखिए सब याद है कि किसका है। चलिए उसके बाद सूर्या, सूर्या विनोद खन्ना का ना है, देखिए हाँ निर्देशक का इस्माइल सराफ का शायद नाम नहीं सुने होंगे, लेकिन हीरो का नाम यहाँ है। और कभी भी अभिनेता का नाम जल्दी नहीं पूछा जाता, अवार्ड जब मिलता है तभी पूछा जाता है, लेकिन कौन फिल्म में कौन हीरो है नहीं पूछा जाएगा ये, लेकिन पूछा जाता है किस फिल्म का निर्देशक कौन है, ये जरूर पूछा जाता है। चलिए साहब, उसके बाद थोड़ा तुम बदलो थोड़ा हम। ठीक है साहब, थोड़ा तुम बदलो थोड़ा हम। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर के बदल ही जाओ, यही ना। चलिए तब थोड़ा सा बेवफा होगा, थोड़ा तुम बदलो थोड़ा हम, और तब थोड़ी सी क्या हो गई? बेवफा, यही ना साहब। तो ये सारे फिल्म जो है किनका है? इस्माइल सराफ निर्देशित फिल्म है। ठीक है साहब, चलिए साहब, चलिए देखिए फिल्म जो है ना, ये नहीं है कि फिल्म देख करके हम लोग कर रहे हैं,
है क्या कि हम ही लोग को देख करके ना तब फिल्म बन रहा है। ये बात अलग है कि फिर उसी फिल्म को देख करके अगले पीढ़ी जो है उस कारनामे पर चला जाता है कि नहीं। जैसे कि आफ्ताब देख रहे हैं, कौन देख रहा था सीरियल वगैरह या कुछ भी। चलिए अगला देखिएगा साहब, राजस्थान सरकार के द्वारा गांधी सद्भावना पुरस्कार 2022। तो गांधी सद्भावना पुरस्कार सबसे पहला नंबर यही सवाल होगा कि किस राज्य सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, तो राजस्थान। बात आई राजस्थान की, तो बताइए राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? कौन है? अशोक गहलोत। कौन है? अशोक गहलोत। आज सुने हैं कि राजस्थान की राजधानी भी लोग को पता नहीं है, कहाँ है? रायपुर, यही ना? जयपुर। हमको लगा आप लोग को याद है रायपुर। चलिए ठीक है, क्या है? तो इसका है जयपुर। क्या है? जयपुर। इसे गुलाबी शहर के नाम से, गुलाबी शहर के साहब नाम से जाना जाता है। और अशोक गहलोत बताइए किस पार्टी से संबंधित है? कांग्रेस पार्टी से। ठीक है साहब, इस बात को भी ध्यान में रखना है। चलिए अब बात आई गांधी सद्भावना पुरस्कार। तो ये जो दिया गया साहब कितने व्यक्ति को दिया गया है? 5 व्यक्ति को दिया गया साहब। चलिए तो पहला जो है वो कौन है? डॉक्टर एस.एन. सुब्बा राव। क्या नाम याद रखना है? सुब्बा राव। तो पूरा नाम याद नहीं रखना क्योंकि हम लोग का रिश्तेदार है नहीं, ये वो नाम तो याद करना है नहीं, तो इसीलिए करके एकदम शॉर्टकट में याद रखना है सुब्बा राव। सुब्बा राव क्या हो गया? भावुक। ठीक है, अब भावुक हो गया तो उसको बना लिए हम लोग भाई। अब भाई बना लिए तो हो गया क्या? शांत। आया समझ में? आ रहा समझ में? तो याद रखना है कि सुब्बा राव, भावुक और फिर भाई और प्रशांत। ठीक है साहब, सुब्बा राव, भावुक और भाई और प्रशांत, और लास्ट में याद रखना है मेहता, D.R. मेहता। ठीक है साहब, ठीक है साहब, D.R. मेहता जी नहीं। चलिए तो अगला देखिएगा साहब, इनको जो दिया गया ना, ये राजस्थान सरकार जो सद्भावना पुरस्कार दिया जाता है, ये गांधी मूल्यों के सिद्धांत के लिए, मतलब गांधी की जो शिक्षा थी, गांधी का जो मूल्य था और उनका जो सिद्धांत था, इनको जो लेकर के आगे बढ़ाता है, उनको ये पुरस्कार राजस्थान सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो कई बार सवाल हो सकता है कि पूछ दे, तो बोलना है कि गांधी के मार्गदर्शी सिद्धांत, मतलब गांधी जी जो मार्ग दिखाए, उस मार्गदर्शी सिद्धांत को जो जन जन तक पहुंचाने का काम करता है, लोगों तक पहुंचाने का कार्य करता है, उन्हें दिया जाता है गांधी सद्भावना पुरस्कार। ठीक है साहब। चलिए अगला देखिएगा, फुटबॉल। फुटबॉल का बैलोन डी'ओर पुरस्कार। ठीक है, बैलोन डी'ओर पुरस्कार 2022, बड़ा ही VVI है साहब। ठीक है, फुटबॉल का बैलोन डी'ओर पुरस्कार। तो सबसे पहला सवाल तो यही आएगा कि बैलोन डी'ओर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो क्या बोलेंगे हम लोग? फुटबॉल के क्षेत्रों में दिया जाता है। और इसके जो विजेता है साहब, विजेता कौन है? तो करीम बेंजेमा। कौन है साहब? करीम बेंजेमा। और ये कहाँ के साहब? फ्रांस के। करीम बेंजेमा कहाँ के? फ्रांस के। तो कई बार सवाल यही पूछ देगा कि करीम बेंजेमा का संबंध किस खेल से है? किसे है? फुटबॉल से। और 2021 में जो दिया गया था, किसे दिया गया? लियोनेल मेसी को। किसे दिया गया था? लियोनेल मेसी को। और ये किस देश से हैं? अर्जेंटीना से। किस देश से? अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना की राजधानी बताइए साहब? ब्यूनियस आयर्स। ठीक है साहब, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब पेरिस की राजधानी, सॉरी फ्रांस की राजधानी, आंसर बोल दिए, फ्रांस की राजधानी पेरिस। और किस नदी के किनारे? सीन नदी के किनारे। यहाँ के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो। मतलब इतना बार बोलवा है कि सारा यादें है ना। चलिए साहब, जो कंटिन्यू देखेगा तो धीरे धीरे आदत ऐसा हो जाएगा कि उल्टाना नहीं पड़ेगा। लेकिन जो लोग बहुत ही होशियार हैं, बहुत ही ज़्यादा होशियार है, जिनके पास सुलक्षण है, सुपात्र जो लोग हैं, वो ना तो वीडियो देखते हैं, ना हार्ड कॉपी पढ़ते हैं, ना कुछ। क्यों? इसलिए कि वीडियो अगर देख लेते हैं ना तो इनका वॉच आवर बढ़ जाएगा। ठीक है, और ठीक है साहब, और अगर नहीं इनका तो वॉच आवर बढ़ जाएगा। सेकेंड चीज़ें देखिए, उसमें घाटा क्या होता है? उसको दो घाटा हो जाता है, एक अपने तरफ से, एक दूसरे तरफ से। एक घाटा ये होता है कि इस चैनल का वॉच आवर बढ़ जाएगा तो परेशानी हो जाएगा उसको। सेकेंड चीज़ है कि अगर पढ़ लिए, वीडियो देख लिए तो नौकरी हो जाएगा, और नौकरी करने का भी उम्र तो है नहीं। नौकरी तो 40, 50, 60 के बाद एज होता है कि नहीं। चलिए साहब, इसीलिए करके एकदम नहीं देखना। चलिए, जो लोग नहीं देख रहे हैं वो बढ़िया काम कर रहे हैं, और जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं वो एकदम काम सही कर रहे हैं। अभी देखिए ठंडा का समय है, पढ़ना नहीं है, एकदम बढ़िया सा रजाई लीजिए। ठीक है साहब, और 2 तकिया पीछे लगा करके मोबाइल ले लीजिए। ठीक है ना साहब, एकदम रील्स जो है सो देखते रहिए, है कि नहीं, ईयरफोन लगा करके। सही बात है, हाँ सही बात है। चलिए
तो पढ़ने से तो नौकरी हो जाएगा ना साहब, है कि नहीं। तो चलिए अगला देखिएगा, महिला विजेता। देखिए ये पुरुष में जो दिया गया ना, पुरुष में जो दिया गया वो दिया गया किसे, करीम बेंजेमा को। जबकि महिला विजेता जो बनी है इसका वो एलेक्सिया पुटेलास। कौन बनी है, एलेक्सिया। तो हम बताएं कि महिला जो विजेता बनी है, महिला विजेता वो बनी है एलेक्सिया पुटेलास। कौन बने हैं, एलेक्सिया पुटेलास। ठीक है साहब। अगला देखिएगा साहब, राइट लिवलीहुड पुरस्कार 2022, ये भी वीवीआई जो है सो पुरस्कार है साहब, यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है। तो ये जो दिया जाता है ना साहब, राइट लिवलीहुड पुरस्कार, ये जो दिया जाता है ना, ये प्रतिकूल परिस्थिति में भी मानवाधिकार के संघर्ष के लिए कोई काम करता है। मतलब जहां पर मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है और अपने जान पर भी खेल करके उस मानवाधिकार के उल्लंघन के बारे में वो जग जाहिर करता है, लोगों के सामने में लाता है। तो वैसे और मानवाधिकार का जो उल्लंघन हो रहा है उसको रोकने का कार्य करता है, तो वैसे लोगों को ये दिया जाता है राइट लिवलीहुड पुरस्कार 2022। अभी फिलहाल जो दिया गया है वो दिया गया है कितने व्यक्ति को, 4 को दिया गया है। एक दिया गया फार्टून अडान को। किसे दिया गया, फार्टून अडान को। ठीक है। और ये कहाँ के साहब, सोमालिया के। कहाँ के साहब, सोमालिया के। एक दिया गया साहब इलवाड इल्मान को। किसे, इलवाल इडमान को। तो एक में अडान और एक में मान। ठीक है, इल्मान, अडान और इल्मान। तो दोनों कहाँ के हैं, सोमालिया के। अडान और इल्मान दोनों याद रखना है, सोमालिया। अडान और इल्मान दोनों सोमालिया के। उसके बाद देखिएगा एक संस्था है जो है सेकोसियोला। क्या है, सेकोसी-सोला संगठन। ठीक है, ये कहाँ का है, वेनेजुएला का, सेकोसी-सोला। ठीक है साहब। उसके बाद है साहब ओलेक्सांद्रा माटविचुक। क्या है, ओलेक्सांद्रा माटविचुक। क्या याद रखना है, ओलेक्सांद्रा माटविचुक। ये कहाँ का साहब, यूक्रेन का। तो ये 3 व्यक्ति और एक संस्था को अभी हाल ही में राइट लिवलीहुड पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया साहब। इस बात को ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए ये तो काफ़ी वीवीआई, ये तो काफ़ी वीवीआई साहब। चलिए बुकर पुरस्कार 2022। देखिए साहब, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये अलग होता है और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये अलग होता है और बुकर पुरस्कार ये अलग होता है, जिसको मैन बुकर पुरस्कार बोलते हैं। ठीक है साहब। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये अलग होता है साहब। ये दोनों को एक मत समझना है। तो ध्यान दीजिएगा साहब कि अभी जो बुकर पुरस्कार दिया गया वो किसके क्षेत्र में दिया गया, साहित्य के। और हर बार बुकर पुरस्कार या अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये केवल और केवल साहित्य के ही क्षेत्रों में दिया जाता है। और इसके जो विजेता रहे साहब, कौन रहे, सेहान करुणा तिलका। क्या नाम है, सेहान करुणा तिलका। ठीक है साहब। और ये कहाँ के साहब, श्रीलंका के। कहाँ के हैं, श्रीलंका के। इनको दिया गया और इनके जो उपन्यास है वो दिया गया द 7 मून्स ऑफ माली अल्मोड़ा। क्या, द 7 मून्स ऑफ माली अल्मोड़ा के लिए दिया गया साहब इनको। ठीक है। तो इतना भी याद रखिएगा, द 7 मून्स। ठीक है, तो उससे भी याद रह जाएगा। और श्रीलंका के हैं और नाम क्या है, करुणा तिलका। क्या याद रखना है, करुणा तिलका। चलिए साहब, इसकी जो शुरुआत हुई है साहब 1969 से, और इसमें जो राशि दिया जाता है वो $65,000। कितना, $65,000। और प्रथम भारतीय जो थे जिन्हें बुकर पुरस्कार दिया गया था वो थे BS नायपॉल। कौन थे, BS नायपॉल। और प्रथम भारतीय महिला थे जिन्हें बुकर पुरस्कार दिया गया, अरुंधति रॉय। और इनके किन किताबों के लिए, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। किताबें भी ऐसे भी कई बार पूछा जाता है। ठीक है साहब, तो इसलिए करके ध्यान में रखना है। चलिए अगला नेक्स्ट देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022। ये भी किस क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में साहब। ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और इसके जो विजेता रहे, कौन रहे, गीतांजलि श्री। कौन रहे, गीतांजलि श्री। और किसके लिए दिया गया, टॉम ऑफ सेंड के लिए। किसके लिए, टॉम ऑफ सेंड के लिए। ये तो और पहला हिंदी का साहित्य है, ये हिंदी का पहला है लेखिका जिन्हें जो है सो मिला है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। इससे पहले हिंदी के क्षेत्रों में किन्हीं को नहीं मिला था। ठीक है साहब, इसीलिए करके याद रखिएगा द टॉम्स ऑफ सेंड। और इसको हिंदी में भी दे सकता है रेत की समाधि। क्या दे सकता है, रेत की समाधि हिंदी में भी आपको दे सकता है। और ये भारत की एकमात्र लेखिका और इनका संबंध किस राज्य से है साहब, उत्तर प्रदेश से। ठीक है साहब, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब देखिए बुकर पुरस्कार की स्थापना कब बोले, अभी 1969 में बुकर का, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की स्थापना
5 में हुआ है साहब। तो इस बात को ध्यान में रखना है। और इसमें भी जो राशि दिया जाता है 65,000 पाउंड दिया जाता है, ठीक है साहब, और उसमें डॉलर था। चलिए वो देखिए वैल्यू बढ़ते रहता है, बढ़ते घटते रहता है, ठीक है साहब। तो इसके लिए आप बोल नहीं सकते कि कौन ये है, ऐसे डॉलर है, लेकिन आप बोल नहीं सकते हैं कि क्योंकि कभी रेट घटता है बढ़ता है। एक समय था कि भारत का रुपया और डॉलर दोनों बराबर हुआ करता था, और अभी आप देखिए क्या स्थिति है। चलिए, तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के वर्ष 2021 और 22 का जो पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के वर्ष 2021 और 22 का जो पुरस्कार दिया गया है, उसका क्रम देखिए साहब नीचे है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी जो घोषित किया गया किसे, हरमनप्रीत सिंह। तो बहुत ही वीवीआई सवाल हो गया साहब, क्योंकि भारत के व्यक्ति को मिला है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल का पुरस्कार है, तो बड़ा ही वीवीआई बन जाता है। तो याद रखना हरमनप्रीत सिंह, और हरमनप्रीत सिंह साहब इनका संबंध किससे है, हॉकी से है। और अभी आपको पता होगा कि किसमें ये गए थे, ध्वजवाहक के रूप में, राष्ट्रमंडल खेलों में ध्वजवाहक के रूप में गए थे साहब, इस बात को ध्यान में रखना है। और उसके बाद ये हरमनप्रीत सिंह थे, और इसके साथ में कौन थे, पीवी सिंधु। ये दोनों राष्ट्रमंडल खेल में जो उद्घाटन ध्वजवाहक के रूप में दोनों गए थे, जबकि समापन ध्वजवाहक में वो गए थे निकहत जरीन और शरद कमल। तो हम लोग भूल जाते हैं जल्दी। चलिए अगला, तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे घोषित किया गया, हरमनप्रीत सिंह, और ये भारत के हॉकी खिलाड़ी हैं साहब। और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी ये फेलिस एल्बर्ट्स को, किन्हें, फेलिस एल्बर्ट्स को, ठीक है, और ये कहाँ के हैं, नीदरलैंड के। और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर पियार श्रेजेस को, ये भी भारत के हैं, तो ये और वीवीआई बन जाता है साहब। और सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर ये सविता पुनिया, ये भी साहब भारत के। तो इस पुरस्कार में दबदबा जो रहा वो भारत का रहा, इसीलिए करके ये इंपॉर्टेंट सवाल साहब बन जाता है। तो कई बार सवाल आपसे सिंपल पूछ सकता है कि सविता पुनिया का संबंध किस खेल से है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, हॉकी से, ठीक है साहब। चलिए नेक्स्ट, चलिए साहब 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का आयोजन फिजी में होगा। कहाँ होगा, फिजी में होगा साहब। फिजी जो है यह प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप है जो आपको न्यूजीलैंड के पास मिलेगा, ठीक है साहब। तो इस बात को ध्यान में रखना है। और यह आयोजन फिजी के किस शहर में होगा, नारी में होगा, फिजी के नारी में। तो नारा शहर को बताए थे किस राज्य में, सॉरी किस देश में, जापान में, जहाँ नारा शहर में शिंजो आबे को गोली मार दिया। और नारी शहर बोलेगा तो क्या बोलेंगे, फिजी में, ठीक है। नारा जापान में और नारी फिजी में, ठीक है। तो यहाँ जो आयोजन होगा, किसका आयोजन होगा, विश्व हिंदी सम्मेलन का, ठीक है साहब। तो हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हिंदी सम्मेलन का आयोजन करते हैं, और दूसरे देश में इसलिए करते हैं ताकि दूसरे देश में इसका प्रचार प्रसार हो, और वैसे देश में करते हैं जहाँ पर हिंदी भाषा बोली जाती है। तो इससे पहले हम लोग मॉरिशस में किए थे। मॉरिशस में याद रखिएगा सबसे अधिक भोजपुरी बोली जाती है, मॉरिशस में भोजपुरी बोली जाती है, ठीक है साहब। चलिए, तो 2018 में जो हुआ था, कहाँ हुआ था, मॉरिशस के पोर्ट लुइस में, मॉरिशस के पोर्ट लुइस में। क्लियर है साहब। अब देखिएगा साहब, इस महीना में कुछ किताबें हैं, उनको भी हम लोगों को ध्यान में रखना है कि पहला जो है अम्बेडकर ए लाइफ, अम्बेडकर ए लाइफ, ये किसका है, शशि थरूर। और शशि थरूर के बारे में अभी हम लोग पढ़े हैं कि ये कांग्रेस के जो कांग्रेस अध्यक्ष का जो चुना हुआ था, कांग्रेस अध्यक्ष का जो चुना हुआ था उसके ये विपक्षी थे। अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष का चुना हुआ था उसके विपक्षी थे। और इन्होंने और भी किताबें, अम्बेडकर द लाइफ के अलावा और भी किताबें लिखी है। वाई आई एम हिंदू, वाई आई एम हिंदू, ठीक है। और द रियोट्स, उसके बाद द पीरियोडिकल प्राइम मिनिस्टर, और क्या था, वाई आई एम हिंदू। ये सारे किताबें इन्हीं का है साहब, और पिछले महीने में हम लोग दिए हैं, लिखाए हैं। चलिए अगला साहब, सुल्तान मेमोयर, ये किसका है साहब, सुल्तान मेमोयर, ये है वसीम अकरम का। किसका है, वसीम अकरम, क्या है, वसीम अकरम, ठीक है साहब। वसीम अकरम कौन थे साहब, हाँ सही बात है, पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी थे। चलिए, प्रमुख दिवस, कुछ दिवस है साहब, इसको भी हम लोग कर लेते हैं। चलिए 2 अक्टूबर को हम लोग क्या बनाते हैं,
देखिए हम लोग एक ही बात याद रखते हैं, 2 अक्टूबर मतलब गांधी जयंती, लेकिन याद रखना है कि 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री का भी जयंती है साहब, जन्म हुआ था। इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो लाल बहादुर शास्त्री की जयंती और कौन सा, गांधी जयंती। और इसके साथ साथ गांधी जयंती का जो 2 अक्टूबर दिन है उसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। कब से मनाते हैं? 2007 से। ठीक है साहब। चलिए अगला 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर क्या मनाते हैं? विश्व शिक्षक दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व शिक्षक दिवस। तो बताइए राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। और किन के जन्मदिन पर? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राधाकृष्णन के जन्मदिन पर। और राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति, भारत के पहले उपराष्ट्रपति और भारत के सबसे पहले भारत रत्न प्राप्त करने वाले, भारत रत्न प्राप्त करने वाले भारत के पहले व्यक्ति वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है साहब। अब बताइए, ये तो हो गया 5 सितंबर और 5 अक्टूबर। ठीक है साहब। अब बताइए 8 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? क्या मनाया जाता है? वायुसेना दिवस। क्या मनाया जाता है? वायुसेना दिवस। 8 अक्टूबर को क्या हुआ? चलिए उसके बाद 11 अक्टूबर को, 11 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? जयप्रकाश नारायण जयंती। क्या मनाते हैं? जयप्रकाश नारायण जयंती। और इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। और कब से मनाते हैं? देखिए साहब, महिला के लिए अलग अलग 8 मार्च। कौन सी? महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। ठीक है साहब। 24 जनवरी तब मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, सॉरी राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो ये कौन सा है? राष्ट्रीय ना, राष्ट्रीय बालिका दिवस। ठीक है साहब, राष्ट्रीय बालिका दिवस। और 11 अक्टूबर को जो मनाते हैं जयप्रकाश नारायण जयंती और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। और कब से मनाते हैं? 2012 से। ठीक है साहब, 2012 से। तो ये तीनों चीज़ को ध्यान में रखना, बस इतना ही। चलिए अगला 17 अक्टूबर को। 17 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता दिवस। ठीक है। 24 अक्टूबर को यूएनओ की स्थापना दिवस। तो यूएनओ की जो स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, इसीलिए हम लोग जो मनाते हैं यूएनओ की स्थापना दिवस 24 अक्टूबर को। और 24 अक्टूबर को ही मनाते हैं विश्व पोलियो दिवस। विश्व पोलियो दिवस मनाते हैं 24 अक्टूबर को ही साहब। चलिए उसके बाद देखिएगा 29 अक्टूबर को, ये तो बड़ा भी है आप लोगों के लिए, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस। तो जिस दिन हो अगर अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस, उस दिन खूब इंटरनेट का यूज करना है कि नहीं, क्योंकि आप लोग के तो जरूरी है। हाँ यहाँ पे आके है। चलिए अगला साहब, भूल गए थे नहीं। चलिए अगला देखिएगा 31 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय एकता दिवस। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय एकता दिवस। और कब से मनाते हैं? 2014 से। और ये जो मनाया जाता है किसके जन्म दिवस पर? पटेल जी के, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है साहब। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को। 23 जनवरी को किनके जन्म दिवस पर? सुभाष चंद्र बोस के। सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर हम लोग मनाते हैं पराक्रम दिवस। ठीक है साहब, इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए साहब अगला जो है आईसीसी का प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार। देखिए प्लेयर ऑफ द ईयर हुआ करता था पहले, कि पूरे साल भर में जो बढ़िया खेल खेलता है क्रिकेट में तो उसको घोषित किया जाता था प्लेयर ऑफ ईयर। लेकिन अब जो घोषित किया गया प्लेयर ऑफ मंथ, समझ रहे कि एक महीना में कौन बढ़िया खेला है, समझ रहे, तो इसीलिए करके घोषित किया गया प्लेयर ऑफ मंथ। अब जिस तरह से क्रिकेट में देखें, पहले होता था क्या कहते टेस्ट मैच, फिर आया वनडे, उसके बाद आया T20, और उसके बाद आएगा 10-10, और उसके बाद आएगा टॉस उछालो घर जाओ, है कि नहीं? सीधा बात है, क्रिकेट खत्म, है कि नहीं? टॉस उछालो घर जाओ, क्रिकेट खत्म। हाँ इसीलिए मंथली ला दिया, साल भर। और उसके बाद हो जाएगा क्या जानते हैं? ये प्लेयर ऑफ द डे, है कि नहीं? प्लेयर ऑफ द डे, समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं?
वो चलिए रहा है, उसी समय मिल जाता है। और तो अब वो नहीं मिलेगा, समझ रहे नहीं। अब हाँ, मैन ऑफ द मैच होता है, मैन ऑफ द टॉस मिलेगा नहीं, जो भी मिलना होगा। लेकिन धीरे धीरे क्रिकेट की क्वालिटी कम कर रहा है। चलिए, मतलब अब कैपेसिटी ही नहीं रहा कि टेस्ट मैच में जैसे 5-5 दिन तक खिलाड़ी क्रीज पे रहता था, फील्ड में रहता था, वो अब बहुत दिन हो गया, बहुत दिन पर होता, पहले तो चलते रहता था। चलिए अगला, तो ये जो घोषित किया गया, किसे साहब किया गया है? हरमनप्रीत कौर बनी है। कौन बनी है? हरमनप्रीत कौर। ये महिला में साहब, किसमें? महिला में बनी है। और थोड़ा सा पुरुष वाला भी देख लेते हैं। पुरुष में साहब बने हैं, ये बना है ऋषभ पंत 2021 में। 2021 में ऋषभ पंत को घोषित किया गया था पुरुष में, ठीक है, भारतीय को। और फरवरी 2022 में जो घोषित किया गया श्रेयस अय्यर को, किसे घोषित किया गया है? श्रेयस अय्यर को, ठीक है साहब। और उसके बाद देखिएगा साहब, 8वीं महिला एशिया कप, 8वीं महिला एशिया कप भारत श्रीलंका को हराकर 7वीं बार जीता। कितना बार जीता है? और इसका आयोजन कहाँ हुआ है? बांग्लादेश में। चलिए साहब, आज भर इतना ही रहने देते हैं, बाकी चीज़ें जो अगला होगा वो डाल देंगे हम, ठीक है ना।